हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सब्सक्रिप्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल चूंकि थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अभी हम लोग एक बार उसको रिवीजन करके फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस जो होते हैं तो वो क्या होता है, हमने बताया था कि रेवेन्यू नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का होता है, और ये किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम का पार्ट होता है। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखते हैं, और जो भी सब्सक्रिप्शंस हमारी रिलेटिव टू करंट ईयर होती है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमको बताते हैं कि मतलब ये सब्सक्रिप्शन जो है तो उसमें हमको क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है और किस चीज़ों को हमको एक्सक्लूड रखना है उसमें से। तो सब्सक्रिप्शंस में अगर सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमें ये समझना होगा कि वो सब्सक्रिप्शंस हैं कैसी। वो सब्सक्रिप्शंस का मतलब है जो आउटस्टैंडिंग रह गई साल के लास्ट डेट पे। अभी फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2017 थी, और फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट थी 1 अप्रैल 2016। तो अगर कोई सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग रह गई है 31 मार्च 2017 को, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो ड्यू है, अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ड्यू मतलब कि हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है। तो इसका मतलब ये है, अगर 31 मार्च को 2017 को कोई चीज ड्यू है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कि वो पहले की होगी जो कि ड्यू है, आगे की फ्यूचर डेट की नहीं होगी। और इसके पहले की डेट क्या होगी, मतलब ये इसी फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में ही वो सब्सक्रिप्शन ड्यू होंगी जो कि रिसीव नहीं हुई है, तभी वो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई होगी तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे अपने अकाउंट में, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट में उसको ऐड कर देंगे। अगर कोई सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुई है इन एडवांस, और एडवांस में रिसीव हुई है फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर को, 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को अगर कोई एडवांस में रिसीव हुई है तो वो किस पीरियड को बिलोंग करेगी? वो जो हमारा ईयर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसी को बिलोंग करेगी। तो मतलब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की वो चीज़ होगी। तो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन हमको मिली है एडवांस में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको भी हम लोग अपने सब्सक्रिप्शंस में ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। उसके साथ ही साथ अगर सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर साल के शुरुआत में कोई सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 1 अप्रैल 2016 वाली डेट को अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो उसका मतलब क्या है कि वो किस साल की होगी? वो पिछले साल की रही होगी जो वो पिछले साल की रही होगी जो कि इस साल हमको फिर से कंटिन्यू करने के लिए हमको आ गई है या हमारी बुक्स में शो हो रही थी। तो ऐसी सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल को बिलोंग करती, करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती हैं, उसको हम लोग अपने सब्सक्रिप्शंस में से लेस कर देंगे, ये लेस वाले आइटम से। और अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एडवांस में लास्ट डेट में या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च को 2017 को अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है जो कि एडवांस में रिसीव हुआ है, तो वो एडवांस पीरियड क्या होगा? वो ऑब्वियसली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, ना कि करंट फाइनेंशियल ईयर होगा। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग उसको अगेन लेस कर देंगे, और फिर हमको सब ऐड और लेस करने के बाद हमको एक अमाउंट मिलेगा जो कि हमारा सब्सक्रिप्शंस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर या जिस फाइनेंशियल ईयर को हम स्टडी कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता हुआ हमको एक सब्सक्रिप्शंस मिलेगा, और उसी को हम अपने क्वेश्चंस में लेंगे। जनरली इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा करने को, इस टाइप का हमको वो करना रहेगा एडजस्टमेंट वगैरह में, या हम लोग उसको वर्किंग नोट में करके तब फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा वैसा कि क्वेश्चन में ही दिया रहेगा करने को, तो क्वेश्चन में कर लेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि उसको हम लोग यहीं पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है?
ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में थी। सर 2 करेक्ट करवा देंगे सर, 2 बार नहीं आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डीके गोयल का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं ना। इलस्ट्रेशन तो कर चुके थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक, पेज नंबर क्या है बेटा उसका? पेज नंबर है 1.76। सोल्यूशन नंबर 2 को हम लोग ले रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March फॉर द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। हमको बनाना है बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March। कौन सा ईयर है बेटा? सर 31st March 2021। 21। ये फॉन्ट क्लियर है कि और बड़ा दिखे थोड़ा बोर्ड पे? सर ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। डेबिट साइड हमारे इनकम्स हो गई और क्रेडिट साइड हमारे एक्सपेंडिचर्स हो गए। चलो हाँ पढ़ो क्वेश्चन क्या है। सर पहला रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड बनाया हुआ है सर। हाँ तो तुम रिसिप्ट साइड का पढ़ो 1 बाय 1 तो हम लोग देखेंगे कि वो इनकम है कि नहीं है। पहला है सर कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020। कैश बैलेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है? बैलेंस शीट का आइटम होता है, एसेट साइड में जाता है, तो वो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट सर फिर नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 रुपए। लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है हमारा? वंस इन अ लाइफ टाइम मिलने वाला पेमेंट होता है, यानी कि ये कैपिटल नेचर का होता है। तो कैपिटल नेचर का होने की वजह से ये क्या है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसमें सिर्फ वही चीजें जाती हैं जो कि रेवेन्यू नेचर की हैं और करंट ईयर को बिलोंग करती हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इसमें नहीं जाता है। ऑल्दो ये एक सोर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सर फिर है लॉकर रेंट 22,000 रुपए। लॉकर रेंट तो जाएगा, ये तो रेगुलर है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस अपने अगर मेंबर्स को लॉकर फैसिलिटी देती हैं तो उसके बदले में कुछ रेंट वगैरह लेती हैं, तो वो उसकी रेगुलर इनकम का हिस्सा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉकर्स रेंट। $22,000। हाँ सर 22,000। फिर है सर एंट्रेंस फीस 5,700। एंट्रेंस फीस भी क्या होती है कि एक रेकरिंग नेचर की होती है, जो कि बार बार देनी होती है। जब भी कोई नया मेंबर एडमिट होता है तो वो मिलती है, तो वो हमारे इसी का पार्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो ये इनकम साइड में जाएगी ना। हाँ सर। उसके बाद है सर सब्सक्रिप्शन। कितना है बेटा अमाउंट? सर अमाउंट है 5,700। ठीक। फिर सर फिर है सब्सक्रिप्शन 3 साल का। सब्सक्रिप्शंस भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो इनकम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। लेकिन 3 साल का जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि कौन सा जो है वो हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच के पीरियड को बिलोंग कर रहा है। सिर्फ वही हमारा जो है इसमें जाएगा, बाकी हमारा जो है इसमें इस वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। तो वो क्या क्या है सर? वो 3 साल का है सर। पहला है सर 2019 to 2020, दूसरा है 2020 to 2021। 1920 वाला नहीं जाएगा, 2021 वाला जाएगा, और 21-22 वाला भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो सिर्फ वही 1920 वाला बता दो। सर उसका अमाउंट है 3,46,000 रुपीज। 3,46,000। ठीक। फिर है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। डोनेशंस वैसे हमारी क्या होती है, इनकम होती है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, और रेवेन्यू नेचर की होती है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाती है। लेकिन डोनेशंस में है, हाँ, डोनेशंस में क्लॉज है। क्लॉज ये है कि अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है, या उसका नाम लिख दिया गया है कि डोनेशन गिवन फॉर समथिंग, तो वो पर्टिकुलर नेचर की बनने की वजह से वो फिर क्या होती है, हमारी रेगुलर नेचर की इनकम नहीं रह जाती, रेकरिंग नेचर की रेवेन्यू नहीं रह जाती है, वो कैपिटल नेचर की हो जाती है। क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो हमको कभी कभी मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है, इसलिए वो भी जो है हमारा इसमें जाएगा। अरे सॉरी, वो हमारा इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम नहीं। अगर सिर्फ डोनेशन होता तो जाता। डोनेशन को जब हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर दिया है, तो वो जरूर इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद सर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी रेगुलर नेचर की इनकम है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। जनरली क्या करती है, जो भी उनके पास फंड होता है, उस फंड को वो कहीं इन्वेस्ट कर देती हैं, और उस इन्वेस्टमेंट में वो इंटरेस्ट अर्न करती हैं। तो ये भी उनके इनकम के सोर्स है ये, और ये एक रेगुलर नेचर का या रेकरिंग नेचर का है, तो इसको रेवेन्यू नेचर का होने की वजह से हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे। क्या है ये? 15,000। फिर उसके बाद क्या है? सर उसके बाद है मिसलेनियस इनकम। तो ये भी इसमें जाएगा मिसलेनियस इनकम। उसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम उसको रेवेन्यू नेचर का ही मानते हुए उसको यहाँ पे ले जाएंगे। कितना है? 700 रुपीज। 700।
उसके बाद है लास्ट में इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। हाँ सर। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट कैसा इनकम हुआ? हमारे जो क्वेश्चन हम लोग पहले करते थे क्लास 11th में, तो जो एडवर्टीजमेंट पे हम लोग खर्चे करते थे वो तो हमारे ना ही रेवेन्यू नेचर के होते थे ना ही कैपिटल नेचर के होते थे, बल्कि वो कैसे होते थे, डेफर्ड रेवेन्यू टाइप के उसको माना जाता था। लेकिन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट से होने वाली इनकम है, तो एडवर्टीजमेंट से होने वाली इनकम भी हमारी क्या होगी, रेगुलर नेचर की इनकम में ही आएगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है वो कोई भी जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलर बेसिस पे उसको करती है, लोगों का एडवर्टीजमेंट करवाती है और उसके बदले में कुछ उनसे चार्जेस लेती है, वो भी हमारा इसी में जाएगा। एक मिनट रुकना आदित्य, एक मिनट।